क्वेश्चन नंबर है 201। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए भारत का पेरिस और पेरिस शब्द कहाँ से है? ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो वही पूछा है कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का जो पेरिस है वो जयपुर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेंगलुरु है ऑप्शन में, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी बोला जाता है और इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। और मुंबई को कहा जाता है फिल्म सिटी, ये आपको सबको पता होगा। और 7 टापुओं का शहर भी इसे ही बोला जाता है, मुंबई को ही। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये भी मुंबई में स्थित है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद आज ये हमारी 9वीं क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी क्लासें बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। और आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। और ये लूसेंट जो है, लूसेंट की जो बुक है उसी का पूरा निचोड़ है। 1000 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। और पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। धीरे धीरे हमारी सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी 1000 क्वेश्चन की। और ये पूरी बुक का निचोड़ है। और ये लगभग सभी एग्जामों के लिए बेटर ही रहेगा। और मतलब सभी आपने अगर 1000 क्वेश्चन कर लिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इतनी आपको गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 202। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो ये लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मुंडकोपनिषद के लेखक जो है वो है वेद व्यास। और यही वेद व्यास, ये मुंडकोपनिषद जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? वेद व्यास है। और यही भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 203 है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर पूरे विश्व में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा सबसे विश्व में पूरी ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर है 204। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? अगर दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा देखा जाएगा तो वो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस आधुनिक युग को तुलसीदास कहा जाता है? मतलब तुलसीदास को कौन सी उपाधि किसको दिया गया है? ये दिया गया है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को। और इनकी जो एक पुस्तक है वो है साकेत है, पंचवटी है, रत्नावली है, भारत भारती है। ये मैथिली शरण गुप्त की ही पुस्तक है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक का नाम है ये उर्वशी, रेणुका और हुंकार। ये रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक का नाम है। और कबीरदास की एक प्रमुख पुस्तक है बीजक। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कबीरदास की पुस्तक का नाम। 206 है, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है? पाणि जो है, पाणि की अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, अष्टाध्यायी पुस्तक। तो आप लोग इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनु ने मनु स्मृति को लिखा है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है, तुलसीदास ने। और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 207। किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रदान किया जाता है? हिंदी भाषा के लिए, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वो सबसे पहले जो दिया गया था सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। इसकी शुरुआत होती है, स्थापना होती है, मतलब स्थापना होती है। लेकिन जो दिया जाता है वो सबसे पहला जो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो जी शंकर कुरूप को दिया जाता है। मलयालम भाषा के लिए दिया जाता है। और ये जो दिया गया है ये 1965 से शुरू हो गया था। स्थापना 1961 में हुई है, 1965 में शुरू हुआ था। और लेकिन हिंदी भाषा को सबसे पहले 1968 में
1968 में सबसे पहले हिंदी भाषा में दिया गया, वो भी दिया किसको गया? सुमित्रानंद पंत को। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की जो कैसी कई पुस्तक है, जैसे मेघदूतम, रघुवंशनम, कुमार संभव, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। यही सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है गोदान, कफन, ईदगाह। ये प्रमुख पुस्तकें हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैं ये आपको बता रहा हूँ। और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है रामचरित मानस। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सही टाइम क्या है? तो वंदे मातरम को हम लोग 65 सेकंड में गा लेते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वंदे मातरम है, ये ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और ये लिया कहाँ गया है? आनंद मठ के द्वारा लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 210। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारत के संविधान ने कब अपनाया? तो जो जनगण मन अपनाया गया था भारत के संविधान में, वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जनगण मन। तो जनगण मन को गाया जाता है कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जनगण मन को लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा है। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जनगण मन को अगर पूछ लेता है फर्स्ट बार कब गाया, पहली बार कब गाया गया था, इसको 1911 के कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा था कलकत्ता में, वहां पे गाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम जो अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भारत के संविधान में कब अपनाया गया? तो जो अपनाया गया भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह, वो अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 212। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत की संविधान द्वारा अपनाया गया। तो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और आपसे एक क्वेश्चन यही कहीं पूछ लेता है एग्जाम में कि विदेशी धरती पर सबसे पहले किसने फहराया था? तो जो विदेशी धरती है, वो भिकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले जर्मनी में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर है 213। भारत का संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया? तो जो वार्षिक बजट है, तो वो किया गया था वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसका उल्लेख है 112 आर्टिकल्स में उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में ही नहीं है। और 110 में जो है, वहाँ पर है धन विधेयक है। यही दो आर्टिकल्स है जिसमें कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी वार्षिक बजट पूछ लेता, वार्षिक वित्तीय विवरण पूछ लेता है, तो 110 लोग बता, लेकिन 110 में क्या है? धन विधेयक है। और 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्वेश्चन नंबर है 214। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? अभी इसके जस्ट अपॉन क्वेश्चन किया है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर है 215। दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? दुनिया की जो सबसे गहरी नदी है, वो कांगो नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगर दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा, तो वो है नील नदी, सबसे लंबी नदी है। और अगर सबसे चौड़ी नदी पूछेगा, तो वो है कौन? अमेजोन नदी सबसे चौड़ी नदी है। और यही बात रहेगी भारत में, अगर पूछता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गंगा। और सबसे चौड़ी नदी पूछ लेगा, तो वो है ब्रह्मपुत्र। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी जो बांध है, वो है भागीरथी पर है।
तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है। और कावेरी नदी पर यह मैट्यूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 217, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? जो सबसे पुरानी गुफा है वो है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा सबसे पुरानी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा और अजंता की दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन भीमबेटका की गुफाएं ये है मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। 218, क्वेश्चन नंबर 218 है, काराकोरम हाईवे किन दो देशों के आपस में जोड़ता है? जो काराकोरम हाईवे है वो भारत और पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 219, क्वेश्चन नंबर है 219, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध है मछली उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नीली क्रांति का उद्योग। अब देखिए चाय का उद्योग जो होता है ये गोल्ड क्रांति इसको बोला जाता है, गोल्ड क्रांति बोला जाता है चाय उत्पादन को। और दूध उत्पादन को ही बोला जाता है श्वेत क्रांति या फ्लड फ्लड क्रांति। तो तो ये भी ध्यान रखिए। और दाल क्रांति ये हरित क्रांति से संबंधित है, दाल क्रांति ही। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसे कहा, किसने बोला? तो सुभाष चंद्र जी बोस ने बोला था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दिया। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और इसी मन्नार की खाड़ी जो राम सेतु है उसे अदन की खाड़ी बोल दिया जाता है, अदन की खाड़ी। और उसी को पाक जल संधि बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी के बीच में जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जल संधि है। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत विवादित है कि भारत में आर्य, ये कई लोगों का कई मत अलग-अलग है। तो जैसे भारत आर्य सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मध्य एशिया इसका राइट ही उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। कभी-कभी पूछ रहे हैं मध्य एशिया से भारत के आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा है? ये मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय जो वायसराय था वो केनिंग था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जब आज़ादी हो रही थी उस टाइम माउंटबेटन था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित में क्या नापा? रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है कि भूकंप कितने अधिक है। और वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। और अपेक्षित घनत्व को नापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। और आर्द्रता को नापा जाता है हाइग्रो और हाइड्रोमीटर। दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा सा याद रखिए, घनत्व रहेगा तो हाइग्रोमीटर रहेगा और आर्द्रता रहेगा तो हाइड्रोमीटर रहेगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।